हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल साइंस में चैप्टर साउंड। आज हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोग कहाँ तक कवर कर लिया था? लास्ट क्लास से पढ़ा था साउंड किसको बोलते हैं, और पढ़ा था हम लोग क्या कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके लिए मीडियम का होना जरूरी है। उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट था, बेल जार एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी किताबों में था, मतलब पढ़ लेने के लिए। उम्मीद करते आप लोग पढ़े नहीं होंगे। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ा था कि साउंड जो है वाइब्रेशन के वजह से ही पैदा होता है। साउंड किन किन मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, किस मीडियम में ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करता है, ये सारी चीज़ें में डिस्कस किया। और क्या डिस्कस किया था? बहुत सारा बात वही बोलेंगे, दोबारा फिर क्लास रिपीट हो जाएगा। जो मोटा मोटी बात जो याद रखने वाली बात है कि साउंड का रफ्तार एयर मीडियम में कितना है? 332 मीटर पर सेकंड है। और हम इंसान कितने दरमियान की फ्रीक्वेंसी की आवाज को सुन सकते हैं? हम इंसान कितने फ्रीक्वेंसी की आवाज को सुन सकते हैं? तो हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक के दरमियान की आवाज को सुन सकते हैं। उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को हम लोग सुन नहीं सकते। हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है। और साउंड एक कैसा वेव, एक तरह का लॉन्गिट्यूडल, बताया ये बात नहीं है, आज बता देंगे वो। तो साउंड जिस मीडियम में ट्रैवल करता है, मीडियम कैसा होता है? वो एक तरह का इलास्टिक मीडियम होता है। एग्जाम्पल स्प्रिंग की तरह हम दिया था। ठीक, साउंड के प्रोपगेशन की कंडीशन में ये बताया था कि जब साउंड कहीं से पैदा होना है तो लर्जिश करने वाली शय कौन जरूरी है? अगर कुछ वाइब्रेट करने वाली नहीं है तो साउंड वहाँ पैदा हो ही नहीं सकती। फिर मीडियम होना बहुत जरूरी है, और मीडियम कैसा होता है? इलास्टिक मीडियम। अगर हम बात करें मीडियम क्या तरह का हम लोग के सामने अभी है, तो लिक्विड है, सॉलिड है, वाटर है। और इन सबके बावजूद एक रिसीवर का होना जरूरी है। अगर रिसीवर नहीं होगा तो तुम बोले किसके लिए? तो आवाज सुनने के लिए एक रिसीवर का होना जरूरी है। ठीक, तो साउंड एक तरह की, हमने जो मेन पॉइंट बात लास्ट क्लास में सीखा था कि साउंड एक तरह की एनर्जी है। अगर वो एनर्जी है तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग क्लास से शुरू वहीं से किया था कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को हम लोग एक शक्ल से दूसरी जगह में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस बात को सही माने हम लोग, साउंड एनर्जी है तो कभी खत्म नहीं होती है, वो हमेशा रहती है इस दुनिया में। हाँ, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है कम हो जाती है, जिसके बिना पर हम और आप उसको सुन नहीं पाते। हमारे फ्रिक्वेंसी की लिमिट है वो बाहर चली जाती है। लेकिन ये जो आवाज हम निकाल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, या पीछे का जो हम सारा बात बोला है 1 घंटे के आसपास, जो भी वो सारी आवाजें स्पेस तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में कहीं घूम रही होंगी। आपने भी जैसी बातें तक बोली, दुनिया में सारी बातें घूम रही होंगी। ठीक, चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि साउंड कैसे आगे प्रोपगेट करता है। हालांकि हल्का आपको कुछ बता दिया था, आज टर्म के हिसाब से बता दो कि साउंड जो है ट्रैवल तो करती है, और मीडियम कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। तो मैकेनिज्म क्या उसका होता है? उसके लिए आपको एग्जांपल कहते हैं कि पानी में अगर आप एक ठहरे हुए पानी में अगर आप पत्थर मारेंगे, मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोपगेशन। मैकेनिज्म साउंड प्रोपगेशन। आप लोगों को हम बताया था कि एक शांत पानी में अगर एक पत्थर मारेंगे तो वहां पर देखिएगा, जहां पर आप मारते हैं तो उसके बाद एक सर्किल बनता हुआ चला जाता है, और वो सर्किल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो बड़ा होता चला जाता है। और उसका सेंटर कौन सा होता है? जहाँ पत्थर आपने फेंका होता है। ये जो सर्किल बन रहा होता है, इस सर्किल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। जब बहुत सारे सर्किल बन रहे होते हैं ना, तो जब बहुत सारे सर्किल के कॉमन सेंटर, क्या उसको बोलते हैं लोग, तो मैथ की भाषा में बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको?
कॉन्सेंट्रिक सर्किल, हालांकि इसका टॉपिक नहीं इनका आया तो बता दिया। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हैं? जब बहुत सारे सर्किल का एक ही सेंटर हो। ठीक, टॉपिक ही मेरा ये नहीं है। तो आपने वहां ये देखा होगा कि साउंड वेव, सॉरी वाटर वेव जो है ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है, वाटर वेव ट्रैवल कर रही होती है। अच्छा, उसको देखकर आपको क्या अंदाजा होता है कि ऐसा हम लोग को देखने में लगता है, और यही देखने में लगता भी, सही बात भी लगता भी है, ये एक पत्थर फेंका और पानी जो है मूव कर रही है, पानी जो है मूव कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं, पानी मूव नहीं करती है, पानी मूव नहीं करती है। इसको समझने के लिए आप एक ठहरे हुए तालाब में, या मान लीजिए एक बड़ा सा पानी का पुल है, या मान लीजिए एक बड़ा सा गमला है पानी का, या मान लीजिए आपके घर में एक बड़ा सा हौज है, कुछ भी तरह का, आप उस पर नाव की कश्ती बनाइए, कागज की कश्ती बनाइए और उसको पानी में डालिए, और एक पत्थर जो है आप दबा के छोड़िए। ठीक है, तो आप नोटिस ही कीजिएगा, वो वेव वेव क्रिएट हुआ, वेव लग रहा है कि वेव आगे आगे जा रहा है, पानी जो है मूव कर रहा है साइड की तरफ, लेकिन नाव जो है वो अप साइड डाउन भी मूव करेगा, नाव आगे नहीं बढ़। हवा की जगह बढ़ेगी वो एक अलग बात है, हवा की जगह बढ़ेगी वो एक अलग बात है। अगर हवा ना हो तो जो कागज की नाव है वो अप साइड डाउन मूव करेगी, मतलब वो आगे नहीं जाएगी। कभी करके देख लीजिएगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कुछ दिखाई दे रहा है कि पानी वेव जगह मूव कर रहा है, वो पानी मूव नहीं कर रहा होता है, वो जो वाटर है वो अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है। जहां पर हम लोगों ने पत्थर फेंका वहां पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, यानी मतलब कि एनर्जी क्रिएट हुई, तो वो पानी जहां पर वो डाला गया, सपोज करो ये एक डाला गया है सब पत्थर, तो अब ये करेगा अपने आसपास के पानी को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। और ये कैसा एनर्जी होगा? इलास्टिक एनर्जी होगा, मतलब वाटर एक तरह का इलास्टिक मीडियम है, तो वो करेगा क्या कि आसपास वाला पानी अपने आस वाले पानी को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और खुद अपनी जगह में चला आएगा। अपना पोजीशन चेंज, वाटर पार्टिकल्स अपना पोजीशन चेंज, बोलने का मतलब कि वाटर पार्टिकल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, वो करता क्या है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। मक्स बात समझ आ रही है? अभी साउंड से जोड़ेंगे तो कोई बात समझ नहीं आएगी। तो क्या ट्रांसफर करता है वो? एनर्जी ट्रांसफर करता है। ठीक इस तरीके से हम लोगों का साउंड भी किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है। अभी जो हम बात बोल रहे हैं, अपने मुंह से हम एक वोकल कॉर्ड से साउंड एनर्जी को निकाल रहे हैं, तो साउंड एनर्जी क्या कर रहा है, मेरे सामने वाले एयर मीडियम में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ का वेव जो है वो जो एयर है वो वेव फॉर्म मूव करना शुरू करेगा, ऐसा हमको लगेगा, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा होता। ये बताया था क्या कर रहा होता कि मेरे जो एनर्जी निकली है वो सामने वाले मीडियम को धक्का देगी, धक्का देकर के वापस अपनी जगह में चले आएगी। फिर आगे वाले मीडियम अपने आगे वाले मीडियम को धक्का देगा, लदो मत, सीधे बैठो, सामने आगे बैठो, लदो मत, तो किल लगा देगा वहां पर, कहां पर तो बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या होता है, एक कॉन्जिक्यूटिवली ये प्रोसेस चलता रहता है और इस तरह साउंड जो वेव है वो हमारे और आपके कानों तक पहुंचती है। तो सपोज कीजिए किसी एक सोर्स से साउंड निकला, सोर्स ऑफ साउंड, मान लेते हैं वो सोर्स साउंड क्या है, मेरा वोकल कॉर्ड है, या मेरा मुंह, जहां से मेरे मुंह से आवाज निकल रही है आप सुन रहे हैं। इसके आसपास बहुत सारे एयर मीडियम्स हैं। तो एयर मीडियम सपोज कीजिए, अगर उसको लकड़ी से बना अच्छा वाला है, किसी देखो लकड़ी देखो वहां पर, वो नहीं, वो छोटा वाला देखो वहां पर, छोटा वाला है। अरे ऐत में लाल ऐत 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 ने बोला देखो, हम मीडियम को दिखा रहे हैं आपको इस तरह से करके। हम थोड़ा सा पहले बना लेते हैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ, ये बहुत सारे मीडियम का लेयर्स हमारे सामने में,
थोड़ा बहुत ज़्यादा घना बनाता है, गैप बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा गैप करता है, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। ये लकड़ी के साइज का ही लेते हैं गैप का। सर पॉज कर देना भाई यार, ऐसा फालतू में चल रहा है टाइमिंग। तो सपोज करो ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये सोर्स ऑफ साउंड है, और यहाँ पर सामने में क्या है, बहुत सारे एयर के लेयर्स है। अभी हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए लेयर्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अभी कुछ भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है। अब होगा क्या, हम साउंड अब क्रिएट करेंगे, साउंड क्रिएट करेंगे तो ये वाला जो लेयर्स ऑफ मीडियम है वो कहाँ चला जाएगा, वो स्प्रिंग के तरह धक्का है यहाँ चला आएगा, मतलब आके ऐसे सिमट जाएगा। क्या बोला बोलो, ये जो मान लो तीन चार, मान लो ये 4 मीडियम को पकड़े हम, ये 4 मीडियम आग के एक दूसरे के साथ सिमट जाएगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा जरा सा, मतलब ये जो लेयर्स है, ये जो लेयर्स है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ये जो लेयर्स है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो जो लेयर जो बहुत गैप में थे वो लेयर कैसे चले आए, वो बहुत करीब करीब, ये बहुत करीब करीब आ गए। तो जो यहाँ पर एयर का लेयर था, मेरे साउंड एनर्जी की वजह से क्या हुआ, ये लेयर कहाँ का गया, करीब आ गया। तो जब ये लेयर्स करीब आते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्प्रेशन। इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, ठीक। अब ये वाला जो एयर का जो मीडियम है, जो लेयर है, वो इसको धक्का दे करके ये और आगे नहीं जाने वाला, ये वापस क्या होगा, ये वापस क्या होगा, ये वापस चलेगा पीछे की तरफ। मतलब क्या है, ये फिर वापस पीछे की तरफ आकर के ऐसा हो जाएगा, ये फिर वापस आके ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये वापस फिर आकर के अपना अपना वो अपना जो 4 लेयर था उसको वो संभाल लेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये धक्का भी दिया, वो लेयर कहाँ आकर सब मिल जाएगा, सब यहाँ आकर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है बात। अब कहाँ पर बना, कहाँ पर अब मीडियम करीब आया, यहाँ पर। तो अब कॉम्प्रेशन कहाँ बना, यहाँ पर। तो जब एक मीडियम अपने आगे धक्का दिया तो मीडियम करीब आया था, करीब आया था ना, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कॉम्प्रेशन। जब धक्का देकर वापस आएगा पीछे की तरफ, तो मतलब क्या, मीडियम के बीच में गैप बना, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, उसको बोलते हैं। तो ये ऐसे क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्शन। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं हम, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा हम लोग क्या कहलाएगा, हम लोग का रिफ्रैक्शन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हिस्सा हम लोगों का कॉम्प्रेशन कहलाएगा। मतलब जहां पर मीडियम के लेयर इससे करीब आते हैं वो कॉम्प्रेशन, और जहां पर मीडियम के लेयर इससे दूर हो जाते हैं वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। तो साउंड वेव इसी तरीके से कॉम्प्रेशन और रिफ्रैक्शन बनाते हुए एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है। मेरी आवाज भी अभी इस मीडियम में इसी तरह से आपके कानों तक पहुंच रही है। वो एक बार बना रही है कॉम्प्रेशन, फिर बना रही है रिफ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रिफ्रैक्शन। तो इस दौरान क्या होता है, वो अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती है। एयर मीडियम में, एयर मीडियम नहीं, जो हम एयर जो बात बोले, यहाँ एयर उठ के आपके पास जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये करिए, साउंड एनर्जी भी क्या था, उस एयर मीडियम में मेरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। और जहां पर कॉम्प्रेशन बनता है, जहां पर आपका कॉम्प्रेशन बनेगा, वहां पर डेंसिटी इंक्रीज करता है। सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। डेंसिटी इंक्रीजेस कहां पर, जहां बनेगा कॉम्प्रेशन और डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जहां बनेगा रिफ्रैक्शन वहां डेंसिटी डिक्रीज करेगा। कंफ्यूज नहीं होने, इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, वहां लिख रहे डेंसिटी। आप इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़िएगा ना, आपको पढ़िएगा, बस उसको इतनी बात समझने का कि साउंड वेव कैसे आगे प्रोपेगेट करता है। तो साउंड वेव कैसे ट्रेवल करता है, वो कॉम्प्रेशन और रिफ्रैक्शन बनाते हैं। जहां पर कॉम्प्रेशन होगा वहां डेंसिटी इंक्रीज करेगी, जहां पर रिफ्रैक्शन होगा डेंसिटी डिक्रीज करेगी।
डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे मीडियम एक जगह चले आएंगे। बात समझ में आ रही है? और रेफर का मतलब कि कम जगह बहुत जगह में कम मीडियम रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी हम लोग की बात करें तो अभी हम आज का क्लास हम लोग आज की क्लास में हम लोग का डेंसिटी ज्यादा रहता है बच्चों का, लेकिन कल अगर आएंगे तो डेंसिटी कम रहेगा। क्यों? क्योंकि कल क्लासेस अलग अलग होते हैं, इसी जगह में कम बच्चे बैठते हैं। अभी क्या कितने बच्चे ज्यादा बच्चे बैठे हैं, तो कम जगह में ज्यादा बच्चे बैठे तो उसका मतलब अभी डेंसिटी क्लास का ज्यादा है। और उतने जगह जब कम बच्चे में ज्यादा बच्चे सॉरी कम बच्चे बैठेंगे तो डेंसिटी कम है, ज्यादा बैठे हैं तो ज्यादा डेंसिटी है, और कम बैठे हैं तो डेंसिटी कम है। ठीक है, तो वही मामला यहीं पर भी है कि तुम देखो डेंसिटी सॉरी मीडियम तो करीब आ गया ना, अच्छा भीड़ लग गया, लेयर्स का भीड़ लग गया, कंजेस्टेड हो गया, तो क्या बोलेंगे डेंसिटी यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ डेंसिटी तुम्हारा कम हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब आइए हम बात करेंगे कि वेव कितनी तरह के होते हैं। देखिए दो तरह के वेव होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। दो तरह का वेव है, एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसवर्स। यानी वेव का किसी भी मीडिया में फ्लो होने का दो तरीका है, एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल, एक का नाम है ट्रांसवर्स वेव। अब ये कैसा वेव होता है, कैसे मूव करता है, अब वेव तो दिखा सकते नहीं आपको, एग्जाम्पल सब समझ सकते हो इसको। सपोज कीजिए कि आप एक मान लो वहां पर एक एक कील ठोका हुआ दीवार में, ठीक है, और एक वायर लिया, एक वायर को ढीला वायर लिया और वायर को लेकर के हम एक हाथ में पकड़ा है और वहां पर वायर पूरा फिक्स्ड है। अगर उसको ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, देखिए वो तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तार ऐसे हिलेगा, ये बात समझ आ रही है, तार जो ऐसे ऐसे हिलेगा, तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात समझ में आ रही है? और ट्रांसवर्स कैसा होता है, जब हम उसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो देखिए वो ऐसे ऐसे होकर जाएगा, वो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग का जो एयर मीडियम है जो साउंड ट्रेवल करता है, हम लोगों का एयर मीडियम में जो साउंड ट्रेवल करता है वो किस तरह के वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जो हम लोग जिस वीडियो में बात कर रहे हैं, मेरी आवाज अभी कहाँ तक पहुंच रही है, तो किस वेव की शक्ल में आप तक जा रही है, वो ट्रांसवर्स वेव की शक्ल में आपके सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव की शक्ल में आपके कानों तक पहुंच रही है। और ये ट्रांसवर्स वेव किस मीडियम में, तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो आपका सॉलिड और लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड एक ऐसा मीडियम है जहां पर आवाज जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की शक्ल में भी और ट्रांसवर्स वेव की शक्ल में भी ट्रैवल कर सकती है। लेकिन गैस एक ऐसा मीडियम है जहां पर आवाज जो है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव की शक्ल में ट्रांसफर करेगी। फिर से बोल रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड उसमें क्या वो दोनों तरह के ट्रैवल अपने से करवा सकता है, लेकिन गैस के लिए क्या है वो खास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक, चलिए अब आइए हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। टर्म क्या है, पहला हम लोग टर्म पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, सबके बारे में नाम लिखते पहले। एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के अलावा फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है और वेव वेलोसिटी है। ये कुछ टर्म के बारे में हम सीख पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है।
ध्यान में सुनिए, साउंड जब पढ़ रहे हैं हम लोग, वेव पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें भी आपको जब आप 11 12 रहेगा ना तो बहुत काम आएगा। अभी तो पढ़ेंगे पढ़ के याद के काम खत्म आपको, अगर साइंस लेके पढ़ेगा तो चीजें आपको बाद में बहुत काम आएगा। फिर भी देख लीजिए, अभी जहाँ तक आप पढ़ रहे वहां तक देखिए आप। तो आइए देखिए एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं। देखिए जब जैसे आपको वो एग्जांपल दिया हम कि वो जो वेव जो है, एक वेव क्या बोला, ऐसे करके ट्रैवल कर रहा है, ये कौन सा वेव था हम लोगों का, ट्रांसवर्स का। और जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है वो किसका एग्जांपल था हम लोगों का, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अगर आपको ऐसे वाला एग्जांपल समझा तो आसानी होगा। सपोज कीजिए तो आप एक रस्सी को लेके हिलाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो रस्सी ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। तो अगर आप ध्यान, अगर आपको रफली बना के अगर आपको दिखाया हम यहाँ पर ऐसे बना के दिखाया, सपोज कीजिए ये एक वॉल है, वॉल में एक पिन फिक्स है और ये एक लाइन है। लाइन इमेजिनरी है, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप जब वेव घुमाएंगे तो आपको लाइन दिखाई नहीं देने वाला। अब यहाँ पर जो वेव है वो सपोज कीजिए इस तरीके ऐसे 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 मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, कौन सा वेव है ये, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल देकर समझाने के लिए। अब ध्यान से आप देखिए, अच्छा हम जो ये वेव का जो डायग्राम बनाया है, कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं बड़ा डायग्राम नाप के तो नहीं बनाया, आप मान के चले कि ये जो है सब बराबर है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, इसका वजूद है नहीं, इसका वजूद है नहीं, बस एक इमेजिनेशन एक लाइन बनाया गया, ठीक है। हर लाइन के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन, जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन। अब याद रखें हम क्या बोला आपको कि मेरा ये वेव कहीं छोटा बड़ा दिख रहा है आपको, ये सब हर जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन हमने इसके से नहीं बनाया कंस्ट्रक्शन, जो इसके से लग रहा है आपको देख करके लग सकता होगा, मेरा एक काला पेन क्यों नहीं मिल रहा भाई, बोलते घर है ना, खोज कब से उसको। तो ये इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। और ये वेव इस फॉर्म में घूम रहा है, तो मीन पोजीशन से वेव का मैक्सिमम हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट, मीन पोजीशन से वेव का मैक्सिमम हाइट। तो आप बोलो अगर यहां से नापेंगे तो मैक्सिमम हाइट कौन सा होगा, मेगा यही वाला होना चाहिए, है ना। तो मीन पोजीशन से किसी वेव का मैक्सिमम हाइट क्या बोले, मैक्सिमम हाइट क्या बोलेंगे उसका हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अभी अगर बहुत जोर से हम बोलेंगे तो ये मेरा साउंड का जो वेव है बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आएगा वो, तो मतलब हम अपने साउंड के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। बहुत धीमा बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मतलब बहुत धीमा बोले तो एम्पलीट्यूड थोड़ा बेंड कर लेंगे जरा उसको, आप थोड़ा बेंड कर लेंगे, थोड़ा एंगल दो उसको, मतलब कम से कम 20 डिग्री एंगल बनाए, ठीक हो जाएगा। बड़ा वाला भी, बड़े वाले का 20 डिग्री एंगल करें हो जाएगा, ठीक। चलिए छोड़िए 20 डिग्री बेंड मत लगिए, हो गया ना, चलिए ठीक है। आइए कहाँ थे भाई, भूल गए हम लोग। तो समझे एम्पलीट्यूड किसको बोल रहे हैं हम, एम्पलीट्यूड। और सेम केस में ऐसे वाला भी होगा, क्या ख्याल है, ठीक है। अब ये एम्पलीट्यूड समझ गए आप। अब एम्पलीट्यूड बताया आपको टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक बार वाइब्रेट करने में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी यानी कोई लर्जिश करने वाली शय, कोई भी लर्जिश करने वाली शय एक बार लर्जिश करने में जितना टाइम लेगी हम लोग उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बात को डीपली लेके चलें कि देखिए अगर मान लीजिए हम इस बोर्ड पे हम इससे पेन एक जर्ब लगाए, आवाज पैदा हुई, जाहिर सी बात है ये वाइब्रेट किया होगा, ये लर्जिश किया होगा, लर्जिश करेगा जब ये पेन से जर्ब लगाया बोर्ड के ऊपर तो बोर्ड से एक आवाज आई, तो बोर्ड वाइब्रेट किया होगा, उसमें वाइब्रेशन हुआ होगा। तो ये जो आवाज पैदा की हुई ना, ये एक बार जब से बोर्ड एक बार नहीं कई बार वाइब्रेट कर लिया, हो सकता है कि ये 500-600 बार वाइब्रेट कर लिया। अगर हम इस कांच में से मारेंगे, आवाज हुई है तो कांच भी ग्लास भी, लेकिन जो आवाज कम आई बोर्ड के मुकाबले, इसका मतलब ये कम वाइब्रेट किया, 2 साल टूट जाएगा ना। तो बोलने का मतलब है कि वाइब्रेशन
एक बार जो हुआ, एक बार जो हुआ बस ही वाइब्रेशन। लेकिन अगर किसी फोर्स लगा रहे होते हैं ना, वो तो एक सेकंड के अंदर कई सौ बार, कभी कभी तो कई हजार बार वाइब्रेट कर लेता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि वो जा रहा है फिर आ रहा है, जैसे पेट्रोलियम गाड़ी एक बार जाता है फिर आता है, तो वो उसका वाइब्रेशन बहुत स्लो होता है, वो सेकंड के हिसाब से चलता है। लेकिन बहुत स्पीड करेगा तो वो क्या होगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रहा है। तो बोलने का टाइम पीरियड का बोलने वाला क्या, एक एक बार वाइब्रेशन करने में, एक बार कंप्लीट वाइब्रेशन करने में ये जो टाइम लगेगा, क्या उसको बोलेंगे हम लोग, टाइम पीरियड बोलेंगे। अब आइए फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी लर्जिश करने वाली चाहे एक सेकंड में कितना बार लर्जिश कर सकती है, जितना बार लर्जिश करेगी हम लोग उसका बोलेंगे उसको फ्रीक्वेंसी। इसको तो इंडिकेट करते हैं टी से हम लोग, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग ए से, स्मॉल ए से, इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से। मतलब कि जितना बार वो वाइब्रेट करेगी एक सेकंड में। मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसे, मान लो अगर आप पियानो बजा रहे हैं या गिटार बजा रहे हैं, वो उसको वाइब हम एक बार जब यूज करेंगे ना, वो तो एक सेकंड में वो कई हजार बार, एक सेकंड में कई हजार बार वो, तो आवाज है कितना, उसकी आवाज सुनने में, अगर आपको ना सुना तो हाथ के साथ देखिए वो वाइब्रेट करता है। अगर हाथ तक देखेंगे आप तो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है। अच्छा वो छोड़े, अगर आपका एक ढोल है, तो ढोल में एक जरब अगर लगाएं कस के और उसको हाथ रखते ना, तो वो गन, मुझे पंखा भी है, अरे पंखा भी है, सिलाई मशीन भी है, सिखाई देगी। तो अगर आप ढोल में, अगर एक ढोल में एक बार लकड़ी जरब लगाएं और उसके अंदर हाथ रखें, आपको वाइब्रेशन फील होगा। कभी करके देखें, रबड़ देखिए तो मुहर्रम ये खुद पीटा हुआ था, बोला हाथ पीटे नहीं पीटा ना वो, शादी थी किसे पीट लगा, ठीक है। अरे ठीक है, होता है, मतलब देख सकते हो तुम उसको, बड़ी चीज तो नहीं। तो भले तो बजाना, मतलब बजा रहा तो हाथ रख के देख रहे हैं, तो क्या होता है, तुमको वाइब्रेशन फील हो, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो एक सेकंड में वो सब कई बार वाइब्रेट कर लेता है। वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या, देखिए वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि कोई अगर वेव, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऐसा वाला सेम कंडीशन दोबारा कब आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, ऐसा वाला सेम यहाँ आएगा, ये इसकी तरह सेम, ये इसकी तरह सेम है। यानी एक ऐसा टाइम जब वेव अपने आप को सेम फॉर्म में दोबारा लगते बढ़ जाओ, लगते बढ़ जाओ। ठीक है, तो जब वेव अपने आप को सेम तरीके से दोबारा रिपीट करेगा, दोबारा रिपीट करेगा, जैसा पूछा सेम पूछने यहाँ चलाया, तो इस लेंथ को बोलते हैं हम लोग वेव लेंथ। अब चूंकि ये समझ में तो आ गया है, लेकिन इसका डेफिनेशन आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो हमको बुक से आपको पढ़ के समझा दें। किसी भी मादी वस्तुओं के ज़रात की लर्जिश यकसा फेज वाले एक के बाद दूसरे ज़रात के दरमियान, अच्छा आप कैसे बोलेगा, सोचिए आप, छोड़ दे, बहुत भारी बात है। आप बोलिएगा एक कॉम्प्रेशन और एक रिफ्रैक्शन के दरमियान की दूरी क्या बोलेंगे हम लोग, वेवलेंथ बोलेंगे। क्योंकि एक कॉम्प्रेशन, देखिए जब एक साउंड हम मेरे मुंह से निकला होगा, वो झटका आगे देने गया होगा, तो कॉम्प्रेशन बना, फिर पीछे आया, फिर आगे बना कॉम्प्रेशन, तो वो कॉम्प्रेशन यहाँ बना रिफ्रैक्शन, तो आगे वाला कॉम्प्रेशन और पीछे वाला रिफ्रैक्शन दोनों मिलाकर क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। और ये वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरी आवाज के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना हम तेज बोलेंगे तो उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा। बात समझ आप, मतलब कि बहुत जोर से बोलेंगे तो आवाज वहां पर जाकर के कॉम्प्रेस होगी, अब 2 बार में वो बाहर। हाँ
ठीक। कभी कभी अपन एग्जाम्पल भूल जाता, अच्छा भी लगी क्लास में मौजूद है, हम मिसाल हमें दिमाग में नहीं आता है, हम तो क्या अच्छा झगड़ा। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल, अब ये क्या है? सिंबल है, एक लैटिन वर्ड है, इसको लैम्डा बोलते हैं उसके भाषा में। क्या बोलते हैं? अरे दुनिया में बहुत तरह का एबीसीडी है भाई। जैसे हम लोग एबीसीडी है, हिंदी में कगा आगा, मगर लोग को अगा हुआ है, अरबी में अली बात आसा है। ऐसे आपका हर भाषा में तो कोई एबीसीडी होगा, तो हमें थोड़ा बोल रहे हैं। तो वहीं पर बहुत तरह है, ईटा है, चीटा है, जाई है, झामा है, गामा है, फाई है, साई है, बहुत सारे मतलब। अरे हाँ सच्ची बोल, हमें फालतू सब जितना जो वर्ड बताया सबका मीनिंग है। कभी तुम मोबाइल लगे, कभी तुम लैपटॉप का कीबोर्ड वगैरह, कभी तुम अगर खोलोगे ना उसका मतलब, तो तुमको ना अलग अलग वो सिंबल, अगर तुम कभी टाइप कभी किए हो कंप्यूटर में, तो तुमको अलग अलग भाषा के लेटर दिखाई देगा। एबीसीडी के अलावा और बहुत सारी चीज, तो काका की सब तीर बना हुआ उसका एक मान है। खैर उससे बात छोड़ दो, फिर कहाँ कहाँ मेरी बात चली जाएगी। आगे चलो, भटक जाएंगे हम लोग। अच्छा ये यूनिट नहीं बोला इसका, इसका तो यूनिट सेंटीमीटर है या मीटर होगा? सेंटीमीटर या फिर मीटर, किसमें सेंटीमीटर होगा इसका? सीजीएस में, सीजीएस में। और यहाँ पर क्या एसआई सिस्टम, टाइम पीरियड का दोनों में क्या है? सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का सीबीसी में, एसआई में क्या है वो? हर्ट्ज। और ये वेवलेंथ, ये भी क्या चीज है? क्योंकि लंबाई सेंटीमीटर और क्या होगा? मीटर होगा। वेव वेलोसिटी मतलब कि किसी मीडियम में आवाज कितनी रफ्तार से ट्रेवल कर सकती है, जो कि आपको पढ़ा है किसके बारे में? गैस मीटर के बारे में पढ़ा है। गैस में कितने रफ्तार है? 332 मीटर पर सेकेंड है। इसके अलावा ये सॉलिड में, लिक्विड में और दूसरे में और मीडियम में इसकी रफ्तार जो है वो अलग अलग है। सबसे ज्यादा ट्रैवल किसमें करती है रफ्तार से? ये सॉलिड में करते हैं। हम एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहे हैं सिर्फ याद रखने के लिए। हम लोग एयर में क्या देखा है? हम लोग एयर में साउंड का रफ्तार क्या देखा है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक उसी तरीके से वाटर में आवाज की रफ्तार है 1390 मीटर पर सेकेंड। कितना बेसी है बोलो तो? करीब करीब 4 गुना के आसपास है। देखो, कहा 332, कहा 1390 मीटर, बहुत ज्यादा ही है। उसके अलावा अगर लोहे के बारे में बात करें, आयरन के बारे में, आयरन में ये रफ्तार है 5.130 मीटर पर सेकेंड। कितना रहा तुमको समझ में? कितना रहा है ये? 5 या 30 मीटर का मतलब कितना हो रहा है? 5 किलोमीटर बेसी है। 5 किलोमीटर से मतलब कि 5 किलोमीटर दूर से आपको आवाज सुनाई दे सकती है। और 1 सेकेंड में ये आवाज जो है, आवाज की रफ्तार सॉलिड चीज में, यानी यहाँ पर लोहे का दिया है, तो 5 किलोमीटर दूर है तो भी आपको आवाज सुनाई। तो याद है फिल्म वाला एग्जाम्पल, तो 5 किलोमीटर बहुत दूर होता है। 5 किलोमीटर नापते, अगर यहाँ से नापना शुरू करें तो यहाँ 3.5 किलोमीटर मटे में थाना है। 5 किलोमीटर कम से कम आपको चल रही है अशद मोहन स्कूल, यहाँ से 5 किलोमीटर करीब इतना दूर तो वो होगा। तो इतना दूर में ट्रेन है, तो आपको मालूम है यहाँ पर ट्रेन है। बात समझ में आ रही है? अब मटेरियल ट्रेन खोल रहा, मटेरियल ट्रेन एग्जाम्पल दिया, बोलिए मटेरियल ट्रेन कहाँ है? लड़की लोग कहाँ कहाँ चली आई सब लोग। चलो आओ, ये हो गया, ये हो गया, यही पढ़ा दिया। तो थोड़ा सा बताते हैं हम लोग सुनते कैसे हैं, फिर हम आगे चलेंगे। टाइम बचा दूँ, टाइम कर लिया। सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी का होता है, लिखते क्या? क्यों लिखते रहे? पकड़ो, लिखो तो पहले उसको, इसको v से इंडिकेट करते हैं, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। पहले फोटो बाबू, हाथ निकल आपको बेकार है, ना भी मार देंगे हम। मिटाएं इसको।
अब आओ, एक डिफरेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आप लोगों को आता है, एग्जाम में अगर चैप्टर अगर है तो ये डिफरेंस आपका जरूर आएगा। वो क्या? लाइट वेव और साउंड वेव में डिफरेंस। लाइट वेव और साउंड वेव में डिफरेंस। लाइट वेव और साउंड वेव में डिफरेंस। जो हम बोलने वाले थे हम लोग सुनते कैसे हैं? अच्छा ये बात हम भूल गए, बात बताएंगे वाला। हाँ, लाइट वेव एंड साउंड वेव। लाइट वेव का मतलब रोशनी। अब रोशनी क्या है? तो जिस तरीके से साउंड एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है। लाइट के बारे में पूरा 3 चैप्टर आपका कहाँ है? क्लास 10 में डिटेल में पढ़ेंगे हम। हाँ डिटेल में पढ़ेंगे उसका, तभी थोड़ा थोड़ा जानेंगे उसके बारे में। लाइट वेव क्या चीज है? रोशनी एक तरह की टवनाई है जो हमें देखने में मदद, आवाज सुनने में मदद कर रही थी या हमें देखने में मदद कर रही थी। लेकिन देखो आवाज वाले में एक बार हम एक्स्ट्रा ऐड किया था, अरेंज करने वाले शेव। यहाँ पर रोशनी के लिए क्या जरूरी है? भाई रोशनी का एक सोर्स है, कोई ल्यूमिनस बॉडी हो, कोई जलने वाला बॉडी हो, कोई ल्यूमिनस बॉडी हो, रोशनी का पैदा करने वाली कोई बॉडी हो, बस। तो रोशनी लाइट क्या थी? लाइट भी एक एनर्जी है, साउंड भी एक एनर्जी। इन मामले में दोनों का सिमिलरिटी है। तो साउंड वेव क्या चीज है? कि साउंड वेव सुनने में मदद करती है, लाइट वेव हमें देखने में मदद करती है। अब देखते कैसे की दूसरी कहानी है, तो जाएंगे तो फिर हम लाइट पढ़ लेंगे, तो भटकना नहीं चाह रहे, ठीक है हम। अब सुनिए यहाँ पर आपसे आपसे क्वेश्चन है, पहला टिप्पणी लिखना आपको ये है कि दोनों किस तरह का वेव है। दोनों किस तरह का वेव है? तो साउंड वेव जो है, ये तो जानते हैं कैसा वेव है हम लोगों का? लॉन्गी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और लाइट वेव कैसा है तुम्हारा? ट्रांसवर्स वेव। तो पहला डिफरेंस लाइट वेव और साउंड वेव समझ में आया आपको कि दोनों कैसे कैसे मूव कर रहा होगा। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो लाइट वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दम पूरी है इसको, मेरा हाथ चला रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये वाला जो वो इलास्टिक वेव है, इलास्टिक वेव इलास्टिक वेव वाला। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलास्टिक वेव डिफरेंस क्या है, बात समझते हैं। देखिए इलास्टिक वेव में एक खास बात ये है कि इसका फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म तो नहीं होती है, तो एनर्जी, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। इसी वजह से हमारे सुनने की लिमिट से चला जाता है नीचे, तो हम लोग को सुनाई नहीं देती। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो साउंड खत्म हो गया, वो है। लेकिन रोशनी के बारे में ये कहानी नहीं है। लाइट वेव ऐसा है, वो कहीं भी जाएगा उसका अपना सेम इंटेंसिटी है, अपना सेम इंटेंसिटी है। और ये एक ऐसा वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, तभी तो रोशनी सूरज से आ रही है हम तक ना। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वहां की रोशनी चली आ रही है, लेकिन वहां की आवाज, तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आवाज जो पैदा हो रही है वो कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वो नहीं आ पा रहा, वैक्यूम में ट्रेवल वो नहीं कर सकता। लेकिन लाइट वेव एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। अभी अगर आपके मन में कुछ डाउट अगर आता होगा पिछले क्लास के मुकाबले, सर आप तो बोले थे कि साउंड को इसलिए भेजा गया है, तो इसमें भी कैसे भेजा गया, तो वहां पर वैक्यूम साउंड गया कैसे? तो अगर ध्यान में सुनिएगा तो हम बताया था कि साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में चेंज करके भेजा गया। क्यों साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में चेंज किया गया? तो इसलिए चेंज किया गया है कि वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, अदरवाइज वो साउंड तो जाता ही नहीं, वो हमारे स्पेस, हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में वो घूम रहा होता है। बात समझ में आ रही? और हमारे साउंड की रफ्तार कितनी है? हम लोग जानते हैं कितनी है वो? 332। अबे रफ्तार बोला भाई, 332 मीटर पर सेकेंड एयर में। लेकिन रोशनी की रफ्तार कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में बजा दे कितना होगा? ये जीरो 3 3 6। अगर इसको किलोमीटर में चेंज कर दें किलोमीटर में, तो 3 से काट दो तो किलोमीटर, दोनों के माने एक ही है, ठीक है। हम इसको रखा मीटर पर सेकंड में, रहेगा किलोमीटर पर सेकंड में। कितना हो रही है? इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो एक सेकेंड में रोशनी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा रफ्तार है, बहुत ज्यादा है। अब तक जितना इंसान डिस्कवरी कर जान सका है, तो उसको रोशनी की रफ्तार शायद कुछ दिखा नहीं, दुनिया में किसी इसका इससे मतलब ये मैक्सिमम रफ्तार है अब तक जो इंसान देख सकता है। तभी सोचो 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज है और उसकी रोशनी 8 मिनट में जमीन तक पहुंच जाती है, कितना रफ्तार होगा। अगर कोई सूरज में जाना चाहे तो जाने में कई साल लग जाएगा। अगर वो बहुत हाई स्पीड प्लेन अगर लेके जा भी रहा है, जेट प्लेन लेके जा रहा है, तो उसे कई साल उसको लग जाएगा। अभी चांद पे एक गया था ना हम लोगों का चंद्रयान 3, कितने दिन में गया था? अप्रोक्स महीना पार हो गया था। जो बगल ही में हम लोग का अपना सैटेलाइट है वो। चांद तो बहुत कई दिन से है ना, फिर भी सूरज के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिफरेंस सूरज का। तो जो वहां टाइम कितना लगेगा? तो कई साल लग जाएगा पहुंचने में वहां पर। खैर यार, तो रोशनी की रफ्तार कितनी है? आवाज के मुकाबले बहुत ज्यादा, पर कोई मुकाबला नहीं है। आवाज की रफ्तार और रोशनी की रफ्तार कोई मुकाबला है ही नहीं। ठीक, चलिए आइए। उसके अलावा एक सेकंड, और उसको फोटो नहीं सकता ना। ठीक है, 4 पॉइंट देखो। कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, लेकिन ये कैन नॉट अब जिसको बात करना है ना, वो बराए मेहरबानी चले जाए, तो ना बनाएंगे तो बहुत खराब लगेगा। तो ये 4 डिफरेंस ध्यान के लिए काफी है। उसके अलावा और भी कोई एक डिफरेंस और भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या है कि रोशनी का जो वेव है उसका वेव लेंथ बहुत छोटा है। वेव लेंथ सेम कंडीशन में जैसा नक्शा बनाया था, ऐसा जो नक्शा बनाया था ऐसा वाला, तो इसको क्या बोला था? वेव लेंथ बोला था ना। तो ये वेव लेंथ जो है, ये रोशनी का वेव लेंथ बहुत छोटा होता है, लेकिन आपका क्या बोलते हैं उसको, और साउंड का वेव लेंथ उसके मुकाबले बहुत कैन ट्रैवल। हमको पता है तुम्हें सब दर्द करोगी बड़ा कर। ठीक, तो ये था हम लोगों का। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, अगर एग्जाम में अगर चैप्टर है तो क्वेश्चन आएगा जरूर। पढ़ लीजिए भाई। चलिए इसको बैठा दें। अब पढ़ेंगे साउंड का रिफ्लेक्शन और इको, बोलिए खत्म करेंगे आपकी क्लास। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखिए। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का माने क्या होता है? किसी भी वेव का किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर वापस आना। किसी भी वेव का किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर वापस आने को बोलते हैं हम लोग उसका रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन रोशनी में भी होता है और ये रिफ्लेक्शन हमारे साउंड में भी होता है। ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी हम लोग एक चीजों को एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तब हमारे एक दूसरे को देख भी
नहीं पाएंगे। सर रोशनी आ रही है, आके मेरे बॉडी में टकरा रही, टकरा के वापस इस मीडियम में जा रही है। जो टकरा के रोशनी वापस जा रही है आपकी आंखों में, तो आपको हम दिखाई दे रहे हैं। एक लंबा प्रोसेस है, कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, क्लास करना पड़ेगा। अभी हम लोग साउंड के बारे में सोचें। तो आवाज भी ठीक ऐसी ही है। आवाज एक आवाज डायरेक्ट आपके पास जा रही है, आवाज आपको डायरेक्ट जा रही है डायरेक्ट, लेकिन आवाज आपको टकरा के तो सुनाई दे रही है। आवाज, मेरी आवाज यहाँ पर जो वेव निकल रहा है, तो वो टकरा भी रही है दीवार से, टकरा के भी आवाज आपको सुनाई दे रही है। इसको अगर अच्छे समझना है तो सपोज करो हम लोग इतने बच्चे बैठे एक बड़े मैदान में, इतने बच्चे बैठे हम लोग बड़े मैदान में बैठे हुए, मैदान खुली मैदान है, तो वहां यही क्लास करवा रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा जितने आराम से हम बोल पा रहे हैं, इतने आराम से मैदान में नहीं बोल पाएंगे हम। मेरी आवाज वहां पहुंचाने में बहुत चिल्लाना होगा, आवाज निकालने में, वहां तक मेरी आवाज बताने में मुझे बहुत चिल्लाना होगा। क्यों चिल्लाना होगा? कि मेरी आवाज जो है वो हवा में जा रही है, हवा में वो चली जा रही है। अभी क्या हो रहा है, जो आवाज जो है किसी को जा रही है, तो दीवार टकरा के वापस रूम के अंदर दीवार आ रही है, तो हम आहिस्ता बोल पा रहे हैं, तो बाकी सब लोग बैठे हुए लोग यहाँ पर सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर कमरे में चार दीवार नहीं होता तो यहाँ पढ़ाना बहुत मुश्किल, और फिर हमको माइक लगता। अगर माइक जब आप तक अपनी आवाज पहुंचा ही नहीं पाते, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आवाज टकरा के वापस आपको सुनाई दे रही है, तो ये आवाज गूंज रही है। अगर आपका कभी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे स्कूल में बड़ा हॉल है ना, हमको उसमें पढ़ाना पड़ता है, उसमें रूम्स बना हुआ नहीं है, और पढ़ाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ पढ़ाने में होती है। मतलब एक क्लास पढ़े में आते थे, बोलते थे हम वहाँ पर क्लास थक जाते हैं, हम बोल ही नहीं पाते, मतलब आवाज खिड़की से बाहर चले गया, बड़ा हॉल है, तो वहाँ पर आवाज जो टकरा के क्लास वापस नहीं आती, तो बड़े हॉल में पढ़ाने में बहुत परेशानी होती है। सब गलत बात है, लेकिन ये जरूर सब सही है। तो आवाज में टकरा के वापस जिसमें मतलब आवाज जो है, अभी हम कुछ आवाज एक साउंड निकाला, तो ये आवाज यहाँ से दीवार में और टकरा रही है, तो दीवार में मेरे साउंड के बीच में कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। और टकरा कर वापस साउंड कहाँ आ रही है? उसी मीडियम में आ रही है, एयर मीडियम में। तो जिस मीडियम से साउंड ट्रेवल लेकर जा रही है, टकरा के उसी मीडियम में आ रही है, किसी हार्ड ऑब्स्टिकल से, तो क्या बोलेंगे हम लोग वहां पर? साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब देखिए साउंड का जो रिफ्लेक्शन है वो जो हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ पर बोल रहे हैं, किस तरह के कमरे में बोल रहे हैं, हमारा सराउंडिंग कितना अच्छा है। अगर मेरे सामने की दीवारें सख्त है, अगर ये दीवार सख्त की दीवार है, यहाँ पर बोल रहे हैं, और अगर मान लो ये लकड़ी का बना हुआ कमरा हो, वहां पर बोल रहे हैं, तो दोनों में आवाज का फर्क हो जाएगा। इसमें आवाज ज्यादा अच्छी इस पे सुनाई दे, लकड़ी में आवाज उतने अच्छे सुनाई देगी, लेकिन इतना अच्छा फील अब यहाँ कर पा रहे साउंड क्लैरिटी को, वहां पर आप ये फील नहीं कर पाए, क्योंकि लकड़ी जो है साउंड वेव को एब्सॉर्ब करती है। बात समझ में आ रही है? ठीक इस तरह से मान लीजिए अगर ये गद्दा लगा, तो गद्दे पर हम दीवार में गद्दा लगा दे, तो भी क्या होगा? सेम मामला क्या होगा? वो साउंड को एब्सॉर्ब करेगी। अभी जब यहाँ स्पीकर में है कि ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, रुई का तरह लगा हुआ है, उसको वो अगर उसको आप हटा देंगे तो आवाज अजीब सा फटकर आवाज आएगा, लेकिन आवाज को थोड़ा वो एब्सॉर्ब कर ले रही है। नहीं मेरी बात समझ में? तो जो बड़ा बड़ा जो स्टूडियो होता है, जहाँ पर जब सिंगर लोग गाना गाता है, तो वहाँ पर सारे दीवार में क्या होते हैं, वो समझिए एक तरह का वेलवेट का या मखमल का पूरा कवर लगा होता है। सिनेमा हॉल वगैरह भी जो बताया एग्जाम्पल, तो दीवारों में जो अच्छा ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ चेयर होता है, तो गद्दे का चेयर बना होता है, और सरफेस उसका बहुत सॉफ्ट हार्ड सरफेस बना हुआ नहीं होता, या हो सकता है दीवार में लकड़ी को रिपीट देकर फिट कर दिया गया, मतलब कैसे भी करके वो साउंड का रिफ्लेक्शन तो वो रोकना चाह रहे होते, साउंड को एब्जॉर्ब करवाना चाह रहे होते। क्यों वहां ऐसा क्यों किया जाता है सर? वहां इसलिए ऐसा किया जाता है कि आवाज आपको साफ साफ दिखाई दे। अब मान लो आप सिनेमा में एक मूवी देख रहे हैं, और एक मान लो विलन को डायलॉग बोला, हीरो ही बोल सकता है, तो बोलो नहीं बोला, अब वो आवाज टकरा के आपको सुनाई दोबारा दे दी, और वो कुछ और बात बोल रहे, आपको समझ नहीं आया वो क्या बोला। तो इसीलिए जब वो एक बात बोल दिया, जो आवाज यहाँ तक पहुंच गई, तो दोबारा उस आवाज को टकरा के हवा में जाना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, आपको मूवी समझ में नहीं आएगी। अगर तुम्हें फील महसूस करना है, तुम किसी बड़े से मल्टीप्लेक्स हॉल में जाओ, और हम लोग का एक छोटा बड़ा सिनेमा हॉल यहाँ जाएगा, देखो तो समझ में आएगा कितना डिफरेंस है साउंड का। अब देखो बहुत मॉडिफाइड हो गया, चेयर में जहाँ बैठा हुआ है उसी में लगा हुआ हेडफोन लगा के बैठे उसी ऐसे ही है ना। वो जमाना वो चेन्नई एक्सप्रेस लास्ट फिल्म देखा, अब नहीं मालूम, चेन्नई एक्सप्रेस देखा, चेन्नई एक्सप्रेस
तो लास्ट मूवी देखा हॉल में और नहीं देखा उसके बाद। अरे तो बोलने का मतलब है साउंड में रिफ्लेक्शन होता है, और जितना हार्ड सरफेस होगा उतना अच्छा रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो जब मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, सब तो सामने एक ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है, एक चट्टान है, पहाड़ है, दीवार में मजबूत होनी चाहिए वो। तो साउंड में जब जाकर टकरा रही है, जाके जो टकरा रही है, जो टकरा रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव, साउंड वेव बोल देते, अच्छा रहेगा आपके लिए, साउंड वेव। और ये पक्का श्योर आवाज टकराकर वापस आ भी रही है। आप सोच रहे होंगे जब टकरा के वापस आ रही है तो आपकी बात हम लोगों को डबल सुनाई क्यों नहीं दे रही है? तो हाजरा, तो वो सुनाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आवाज की रफ्तार 332 मीटर पर सेकंड है, 32 मीटर पर सेकंड है। और ये रूम में कितना बड़ा है नहीं, यूरोन को उतना बड़ा है नहीं, मतलब कि कितना ही मीटर होगा, मुश्किल से यहाँ तक 5 मीटर होगा, मान 10 मीटर होगा। 332 मीटर का मतलब क्या? बिल्डिंग से भी डबल बिल्डिंग, इतना आवाज के अंदर इतनी है। तो ये बहुत कम टाइम में जाके आवाज जो है टकरा के चली आ रही है, टकरा रही है, लेकिन उन दोनों जो आवाज मेरे मुंह से निकल रही है, जो टकरा के आ रही है, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस, बहुत माइनर डिफरेंस है, मतलब नहीं के बराबर डिफरेंस। इसीलिए मेरी आवाज आपको एक ही आवाज लग रही है। लेकिन ऐसे अगर किसी बड़े हॉल में, किसी बड़े कमरे में, जिसकी लंबाई कम से कम 17 मीटर हो, कम से कम 17 मीटर, उससे बड़ा वाला बच्चा, उसे कुछ आप बोलेंगे, आपको आपकी आवाज टकरा के आवाज सुनाई देगी। बात समझ में आ रही है? और उसके पीछे एक वजह ये भी है कि हमारे इतने जो लोग बच्चे बैठे हुए हैं, हमारा ह्यूमन बॉडी भी साउंड को एब्जॉर्ब करता है। अब ये इतने बच्चों को विद्यमान बोल रहे हैं, अगर कम बच्चे रहेंगे तो हल्का बोलने से भी काम चल जाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग का बॉडी भी साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? तो जो साउंड टकरा के वापस आती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। अब इसका एक एग्जांपल सपोज करो, ये एक ऑब्स्टेकल है, बोलो कुछ बोल रहे हो, और यहां से एक साउंड, यहां से एक साउंड, ये मान लो तुम्हारा एक ऑब्स्टेकल है, तो ये हार्ड सरफेस है, ठीक है, और ये साउंड कैसी सोर्स से की सोर्स साउंड आ रहा है, ये कौन सा रे हम लोगों का? इंसिडेंट रे। ये आकर टकरा करके वापस जाएगा, तो ये वापस जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे, ये वाला शॉर्ट में लिख दे रहे, यहां पर लिखा है, तो इंसिडेंट साउंड वेव और ये वाला रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। बोले बात समझ में आ रही है? और इसके बीच में एक लाइन होता है जो कि इमेजिनरी होता है, वो देखता कोई नहीं लेकिन होता है वो लाइन, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? जा बहुत थोड़ी गजब, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो साउंड मेरा जो एंगल बनाएगा, जो साउंड हम बोला है, वो साउंड जो बोला है, उस साउंड को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर जिस मीडियम से आ रहा है वो सेम मीडियम है, जहां जा रहा है वो भी सेम मीडियम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर होगा। मतलब 30 डिग्री से साउंड अगर टकरा रही है तो टकरा के भी 30 डिग्री से साउंड वापस आ रही है। कभी आप अच्छे सिंगर को भी गाते हुए देखिएगा, जो अच्छा सिंगर या नाक पढ़ने वाला होता है जो अच्छा, वो कभी माइक के सामने खड़ा कर डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलता है, थोड़ा मुंह को टेढ़ा कर लेगा, कभी मुंह को अपने यहाँ कर लेगा, आपको लग रहा होता है ना आवाज को थोड़ा सा, उसका साउंड का टेक्निक पता है कि कब साउंड को किस तरह मोड़ना है, कितना मोड़ना है। ये बात समझ में आ रही है? तो वो आवाज को थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके, या मुंह ऐसे टेढ़ा करके नहीं, मतलब मुंह ऐसे करके या ऐसे करके, अथवा वो ऐसे करके बोलेगा, हम लोग को लगेगा वो पढ़ते हुए थोड़ा एक्टिंग कर रहे हैं, वो साउंड को
उस हिसाब से पहुंचा रहा है। और अभी तो क्या करता है, माइक के सामने लगाता है फिल्टर, एक जाली की तरह बना हुआ रहता है, उस साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये साउंड जितना हम भेज रहे हैं उतना माइक में जाएगा तो आवाज हटेगा, तो उसको थोड़ा सा कम करने की वो कोशिश करता है। खैर, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ साउंड का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो क्या बोलिएगा आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ये तो फर्स्ट लॉ होगा। सेकंड लॉ क्या है, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट साउंड वेव, इसका नाम रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, इसका नाम क्या है, नॉर्मल। क्या तीनों आकर किसी खास पॉइंट पर मिल रहे हैं, क्या तीनों आकर किसी खास पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट में मिल रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं नुक्ताए वकूफ, मतलब बोलते हैं पॉइंट ऑफ इतना आवाज में कभी कहानी चले, आवाज में इतना कहानी होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या, क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इन साउंड वेव और इंसिडेंट साउंड वेव और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं, और पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सेकंड लॉ। तब मतलब पूछेंगे फर्स्ट लॉ सुनाओ, सेकंड लॉ सुनाओ, दोनों पूछेंगे, ठीक है। फिर बोलते एक बार, ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात ना। चलो अच्छा, अब आइए इको। इको किसको बोलते हैं, बस हो इको बोले खत्म करेंगे। इको को उर्दू में बोलते सदाए बाज़गश। सदाए बाज़गश का मतलब होता है कि ठीक अपने ही साउंड का, ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन सुनाई देना। कोई एक सा आवाज हम मुंह से निकाला और वो आवाज हमको दोबारा फिर सुनाई दे। जैसे बोले को फरहान 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 फरहान, ऐसे हो रहा है ना। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो बोलते हैं, पर क्या हो रहा है, वहां पर साउंड में इको हो रहा है। तो अब ये इको देखिए हर जगह नहीं होता, अभी इस कमरे में इको नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इको बनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर यानी कि सुनने वाला एंड रिफ्लेक्टर यानी कि जहां से आवाज टकराएगी, जहां से आवाज। यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है, बोले साउंड का मान लेते क्रिएटर, मान लीजिए हम ही ऑब्जर्वर यानी साउंड का सोर्स है। हम जो सोर्स अपना साउंड अपने मुंह से निकाला है, तो मेरी आवाज ट्रैवल करेगी काफी रफ्तार से, रफ्तार से 332 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से तो ट्रैवल करेगी। सामने एक ऑब्स्टेकल आएगा, वो टकरा के वापस आएगा, लेकिन ये टकरा के वापस आएगा दोबारा हमको सुनाई देगी। सर कंडीशन क्या है, 17 मीटर। अगर कोई कमरा 17 मीटर से छोटा है, 17 मीटर से छोटा है, तो वहां पर आवाज आपको दोबारा सुनाई नहीं देगी। आप मन में सोच सकते हैं सर छोटा कमरे में तो तेज सुनाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। छोटे कमरे में आपको आवाज गूंजेगा, जरूर आवाज गूंजेगी, लेकिन दोबारा सुनाई। इको बनने के लिए कम से कम दूरी रिफ्लेक्टर जहां से आवाज टकराएगी, जो सुनेगा ऑब्जर्वर, उसके बीच में 17 मीटर का गैप होना चाहिए। और आम कमरा, आम घर जो नॉर्मल घर होता है, 17 मीटर घर भाई कौन बनाता है, 17 मीटर घर, 17 मीटर बहुत बड़ा होता है, 17 मीटर घर को बनाता नहीं है। आजकल तो शादी का और भी 17 मीटर नहीं होता बहुत जगह, तो 17 मीटर बहुत बड़ा होता है, वहां पर इको क्रिएट हो सकता है। तो जरूरी है कि वहां पर गैप उतना हो ऑब्जर्वर में और रिफ्लेक्टर में, उतना गैप कम से कम होना चाहिए। लेकिन हमारे घरों में क्यों नहीं होता वो, हमारे घरों में वो इसलिए नहीं होता है कि हमारा घर का दूरी जो है उसका एग्जाम है कि नॉर्मल घरों में इको क्रिएट क्यों नहीं होता, तो बोलिए कि 17 मीटर से कम दूरी होती है, या उतना बड़ा घर बनता ही नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे घर आवाज गूंजती है। ये आवाज गूंजेगी कब, अगर मान लिया अगर आपका घर खाली है, नोटिस मान लिया आप एक नया फ्लैट लिए, नया मकान लिए और कोई नहीं है, और आप जाइएगा बाद की आवाज गूंजेगी, घन घन करेगा। लेकिन जब आप शिफ्ट हो जाइएगा, अलमारी पलंग बिस्तर रख लीजिएगा सब कुछ, और फिर घर में रहकर बातचीत कीजिएगा, तो आवाज भी गूंजता नहीं है। तो मामला क्या है वही कि चीजें भी साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं। आप जितना घर में सामान रखिएगा ज्यादा, उतना ही चीज आवाज जो एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं रखते इस तरफ,
हम जब भी पढ़ाए किसी भी जगह में ट्यूशन, तो मैं ट्यूशन हॉल में जगह रखा खाली सामने का, पीछे का टीचर साउंड तो यहाँ नहीं, हमको यहाँ भेजना है, यहाँ रख लेते, लेकिन यहाँ सामान हम कुछ नहीं रखने की कोशिश करते हैं। वो गद्दा रखा है, मजबूरी जगह नहीं रखने का मेरे पास, तो वो भी रखते नहीं हम। तो इस साउंड को सही से दूर तक पहुंचाने के लिए बहरहाल ये हुआ। कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा। तो समझ गए। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इको का एप्लीकेशन क्या है। इको का एप्लीकेशन, तो इको के एप्लीकेशन से, इको समझ गए ना किसको बोलते हैं। तो ये चाहिए तो आम घरों में हो सकता है, ये आपका बड़े मैदान में हो सकता है, खुला कोई मैदान है वहां भी हो सकता है, और जो पहाड़ी इलाका है वहां तो और बढ़िया से होता है। पहाड़ी इलाके में अगर चिल्लाओगे पहाड़ पे चढ़ के जोर से, तो वहां भी आवाज, वहां तो और अच्छे से आवाज, ज्यादा अच्छे वहीं से आवाज इको होता है। बात समझ आ, चलेंगे तो चिल्लाएंगे फरहान, फरहान रहना है ना, हाँ चिल्लाएंगे। ठीक है, तो इको का एप्लीकेशन सुनिए, साउंड का देखिए। अच्छा, मतलब इको का भी एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है इको के, तो साउंड के इको वाले प्रॉपर्टी से आप उड़ते हुए जहाज की लंबाई, सॉरी लंबाई बोल रहे, ऊंचाई और समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं। समुद्र के गहराई को नाप सकते हैं। कैसे नापते हैं बताओ लोग। सपोज ये सपोज कीजिए ये एक शिप है, ये एक शिप है, और इस शिप के एक एंड में इन लोगों ने ब्लास्ट करने का सामान रखा है, तो ब्लास्ट करने का सामान रखा, और यहाँ पर रखा है एक घड़ी रिसीवर। क्या रखा है, साउंड रिसीवर रखा है। जब उनको समुद्र गहराई नापनी होती है तो वो यहाँ पर ब्लास्ट करते हैं। अब साउंड तो पानी में ट्रेवल कर सकती है, तो साउंड जो है पानी में ट्रेवल करेगी, और एक समुद्र की गहराई भाई बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत कम, उससे ही बहुत ज्यादा होता होगा। वो साउंड में जाते 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 समुद्र के बिल्कुल तह में, जो उसका सी बेड है जहां पर समुद्र खत्म है, वो साउंड उसके अंदर जाके टकराए के बिल्कुल। तो यहाँ पर साउंड का क्या हो रहा, रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आपको दो बातें समझ में आ गई कि साउंड पानी में ट्रैवल कर सकता है और उसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा, टकरा के वापस वो आवाज दोबारा सुनाई दे रही है। तो ये जो ओरिजिनल आवाज यहाँ क्रिएट हुई थी, फिर आवाज कुछ देर के बाद संग संग सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आवाज ट्रैवल करेगी, जाएगी, फिर उतना ऊपर वो आएगी टकरा करके। तो जैसे ही ब्लास्ट किया था, टाइम को स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया गया। जब साउंड को यहाँ रिसीव किया गया, स्टॉप वॉच को बंद कर दिया गया। तो उसे क्या मालूम कर लिया गया कि यहाँ से यहाँ तक का आने में टाइम कितना लगा साउंड को, और समुद्र के पानी में साउंड की रफ्तार कितनी, ये सब नोन है। क्या हवाएं मालूम है, लोहाएं मालूम है, समुद्र के पानी में रफ्तार साउंड कितनी वही मालूम है। तो उस साउंड की रफ्तार और टाइम की मदद से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और कितना गहरा समुद्र है, तो जहाज की ऊंचाई मालूम कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके अलावा बोल रहे हैं कि जो होते हैं जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, किसका होता है जियोलॉजिस्ट, जो जमीन के माहिर होते हैं। जमीन का कैसा माहिर, जैसे एक एक होता है जियोलॉजिस्ट की, मिट्टी को हाथ में लेकर के, सिर्फ मिट्टी को उठाएगा हाथ में, से गुल उठाता है हाथ में ऐसे बनने के लिए, खैनी वो मिट्टी को उठा के ऐसी मिट्टी घसेगा, और मिट्टी को देख के बोल देगा इस मिट्टी में क्या क्या मौजूद है जमीन के अंदर, इस मिट्टी में कितना मिनरल्स है। सब कौन, जो होता है जियोलॉजिस्ट, जो लोग मतलब बहुत एक्सपर्ट, इसके लिए भी पढ़ाई है। तो उठा के वो देख लेगा बताएगा ये जो मिट्टी है, इस जमीन के अंदर कितना आयरन है, कितना कैल्शियम है, पानी कितना है, सब बता देगा। और बार दफा ऐसा होता है कि वो लोग आता है और जमीन में ठोकेगा, कसकर कान लगाएगा, ठोकेगा और कान लगाएगा, तो उससे वो मालूम कर लेता है जमीन के अंदर क्या है। मतलब साउंड टकरा के जो वापस आती है ना, तो साउंड के टकरा के वापस आने की चीज समझ जाता है वो कि जमीन के अंदर, वो इतना सब इतना पढ़ा होता है कि वो समझ आता है कि ये साउंड टकरा के आ रही है इस तरीके से, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है। तो उससे मालूम कर लेता है ये कि यहाँ पानी है, यहाँ पर, या मान लीजिए लावा अंदर में है, या मान लीजिए अंदर में गोल्ड मिलने वाला, या अंदर में पेट्रोल है, सब मालूम हो जाता है सिर्फ साउंड हुए, वो जमीन में ब्लास्ट किया जाता है उसकी वजह से। मतलब बात समझ में आ रही है। उसके अलावा सोल्जर्स भी जो है इस साउंड के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं अपन दुश्मन का पता लगाने के लिए। सोल्जर्स सब दुश्मन का पता लगाने के लिए कि कहाँ पर सामने टैंकर है, कहाँ पर मिलिट्री की बड़ी आर्मी खड़ी है, तो साउंड वेव टकरा के आने से उन लोग अपने पढ़ाई है, तो पढ़ाई से मालूम कर लेते हैं। अब चूंकि हम तो आर्मी है ना, हम लोग जियोलॉजिस्ट है, तो हम लोग ये बात फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल दिखा दिया, इस्तेमाल होता है। बोले बात समझ में आ रही है। अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग सुपरसोनिक, ज्यादा बचा नहीं है, अगले दिन हम लोग 1 घंटा में खत्म कर देंगे।
ठीक है, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, फिर चमगादड़ के सुनता है, व्हेल मछली के सुनती है, फिर मर्दों की आवाज भारी क्यों होती है, और उसके बाद धीमी क्यों होती है, साउंड का लाउडनेस क्या है, साउंड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक साल लगेगा, लगाएंगे छोड़ देंगे, खत्म करेंगे छोड़ देंगे, अभी नहीं, मतलब बोलने का मतलब साउंड को और अगले दिन कंटिन्यू करेंगे छोड़ देंगे, पूरा कर देंगे तो चलो ठीक है। आज तक काफी टाइम हो गया, अपन घंटा बाद हो जाने का ना।